गुस्से और नफरत का तूफान मेरे रगों पै में मौजज़न था। सदफुलैश मेरी वजह से इस हादसे का शिकार हुई थी। उन लोगों ने उस बेगुनाह को भी नहीं छोड़ा था। ये कौन सा ग्रुप था जो इस तरह तशद्दुद पर उतर आया था? ये काम तो कुछ ऐसे ही लोगों का हो सकता था जो बजाते खुद भी मुझसे नफरत करते हों और इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हों। इंसानों की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। सोचने का अंदाज कभी कभी ऐसे गलत रुख भी इख्तियार कर लेता है। मुमकिन है कुछ लोगों को या किसी ग्रुप को तंजीम में मेरी हर दिल अजीज़ी नागवार गुजरती हो और उन्होंने इस मौके को गनीमत जानकर दिल की भड़ास निकाली हो। लेकिन ये सब कुछ ये बेहतर तो नहीं है। मेरे हमदर्द मेरे लिए रास्ता हमवार करने में कोशां हैं और मेरे दुश्मन उन्हें भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं कर रहे। इन हालात में मेरी इंतहा पसंदी दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने का बायस बन रही थी। आखिर फैसला किया कि खुद मैं ही तब्दीली पैदा करूं। उन लोगों के लिए अजाब बनने से क्या फ़ायदा। सदफुलैश बार बार जहन में चुभ रही थी। गोली उसके शाने में लगी थी। न जाने वो लोग उसे कौन से अस्पताल ले गए थे, किस तरह मालूम किया जाए। मैं परेशानी के आलम में वहाँ बहुत देर तक रुका, लोगों का जायज़ा लेता रहा। फिर वापसी के बारे में सोच रहा था कि 2 पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए और मैंने उन्हें सदफ की कार के करीब जाते हुए देखा। उनमें से एक ने कार का दरवाज़ा खोला तो मैं लपक कर उसके करीब पहुँच गया। मैंने पूछा, क्या ये सच है कि इस कार में बैठी लड़की को कोई हादसा पेश आ गया है? पुलिस वाले चौंक कर मुझे देखने लगे। उनमें से एक ने पूछा, क्या आप उसके शिनासा हैं? मैंने कहा हाँ। उसकी कार को देखकर मैं रुक गया था। लोग बता रहे हैं कि उसे कोई हादसा। पुलिस वाला बोला, ये हकीकत है मिस्टर। हाँ, इस पर किसी ने गोली चलाई है। मैंने चौंक पड़ने की अदाकारी की। गोली? वो बोला, बराह करम आप हमारे साथ आइए। मैंने पूछा, वो कहाँ हैं? वो बोला, नेशनल अस्पताल में। मैंने कहा, चलिए प्लीज़, वो मेरी दोस्त हैं। पुलिस वाला बोला, क्या आप कार ड्राइव कर सकते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। एक पुलिसमैन ने कहा, ये चाबी संभालिए, हम आपके साथ आ रहे हैं, और कार की चाबी मुझे दे दी। यकीनन ये चाबी उसे सदफ के पास से मिली होगी। एक पुलिसमैन ने मोटरसाइकिल संभाली, दूसरा किसी नए फैसले के तहत मेरे पास आ बैठा। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। पुलिसमैन ने रास्ते में कहा, आपके मिल जाने से हमारे काम आसान हो गए हैं। मैंने पूछा, गोली कहाँ लगी है? वो बोला, उसके शाने की हड्डी टूट गई है। मैंने कहा, ओह, क्या वो खतरे में है? पुलिसमैन बोला, नहीं, बैंडेज कर दी गई है, गोली अंदर नहीं थी, इसलिए ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। मैंने पूछा, आप लोग? वो बोला, हमारी ड्यूटी अस्पताल पर थी, उन लोगों को रोक लिया गया है जो उसे लेकर आए थे, उन्होंने ही इस जगह की निशानदही की है। नेशनल अस्पताल पहुंचा तो सदफ होश में आ गई थी। उससे मुलाकात में कुछ वक्त लगा। पुलिस उसका बयान ले रही थी। उसने पुलिस को बताया कि गोली किसी और पर चलाई गई थी, लेकिन वो लपेट में आ गई। उसने ये भी कहा था कि वो तन्हा थी। सदफ जैसी ज़हीन लड़की ऐसा ही बयान दे सकती थी। फिर मैं उसके पास पहुंच गया। वो बोली, तुम महफूज हो अली? मैंने कहा, हाँ सदफ। उसने पूछा, हमलावर कौन थे? मैंने कहा, पता नहीं, खुदा बेहतर जानता है। वो बोली, गोली तुम पर चलाई गई थी अली। मैंने आहिस्ता से कहा, शायद। उसने कहा, मुझसे तुम छुपा रहे हो, वो कौन थे? प्लीज़ मुझे बताओ। मैंने कहा, सदफ, इससे पहले भी मुझ पर हमला हो चुका है। फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही हैं मुझे तंजीम की तरफ से कि मैं बैरूत छोड़ दूँ। खुदा की कसम सदफ, ऐसा कभी न करता मैं, लेकिन मेरे दोस्तों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए ये मुझे गवारा ना होगा। सदफ खामोश हो गई थी, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जब्त किया था। सदफ खतरे से बाहर थी। उसने कहा कि उसके अहले ख़ानदान को इस हादसे की खबर दे दी जाए। उसके अजीज़ों के आने से कबल ही मैं उससे रुखसत होकर चला आया। अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि बैरूत छोड़ दूंगा। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता था। अस्पताल से टैक्सी करके मैं होटल आया। यहाँ हालात मामूल पर थे। पता ही न चलता था कि यहाँ कोई लाश वगैरह मिली है। तजस्सुस ने चैन न लेने दिया। खुद उस जगह जाकर लाश देखी जहाँ मैंने उसे डाल दिया था, लेकिन वहाँ लाश मौजूद न थी और सूरत हाल मेरी समझ में आ गई। किसी और के देखने से कबल ही लाश वहाँ से हटा दी गई थी। बहुत चालाकी से काम किया गया था। वापस कमरे में आया तो एक और चीज़ देखी। सेंटर टेबल पर कुछ कागजात रखे हुए थे। हैरतज़दा अंदाज में मैंने कागजात उठाकर देखे तो उनमें मेरा ताज़ा बना हुआ पासपोर्ट और एक फ़्लाइट से पेरिस का टिकट था। ये फ़्लाइट उसी रोज़ रात 8 बजे जा रही थी। अभी इस पर हैरान ही हो रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी और मेरे दांत भिंच गए। बहरहाल मैंने रिसीवर उठा लिया था। आवाज़ आई, मिस्टर अली जार खान। इससे ज़्यादा कुछ और चाहते हो तो वो भी सही। दूसरा तरीका यह है कि रात को 8 बजे यहाँ से पेरिस चले जाओ और उसके बाद जहाँ दिल चाहे जाओ। तुम्हारी एक एक जुम्बिश कदम हमारी निगाह में है। मैंने कुछ कहे बगैर फ़ोन बंद कर दिया। इसके सिवा चारा नहीं था। बाहर सूरत मैं खुद को काबू में रखना चाहता था। उसी रात मैं ज़रूरी तैयारियों के साथ एयरपोर्ट पहुँच गया।
इमिग्रेशन की कार्रवाइयों में कोई दिक्कत ना हुई। मेरे लिए क़याम का इंतखाब उन्होंने खुद ही कर दिया था। ये भी अच्छा हुआ। तैयारा वक्त मुकर्रा पर फ़ज़ा में बुलंद हो गया। मैं गुमसुम बैठा हुआ था। दिलो दिमाग में तूफ़ान बरपा था। तारीक मुस्तकबिल मुंह खोले खड़ा था। कोई रास्ता सामने न था। बराबर से एक निस्वानी आवाज़ उभरी, आप बहुत खामोश हैं जनाब। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मेरी हमसफ़र थी। उसका चेहरा इतना हसीन था कि निगाह न हटे। मैं उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर मशरक़ियत और मग़रिबियत का इम्तिज़ाज बेहद हसीन लग रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, सॉरी, न जाने किन ख्यालात में डूबे होंगे आप। मैंने कहा, कोई बात नहीं है मिस। वो बोली, हम सफ़र लम्हों के साथ ही होते हैं, लेकिन अगर वो बोर हों तो ये लम्हे भी बहुत नाखुशगवार तासुर छोड़ जाते हैं। मैंने मुख्तसरन कहा, हाँ। वो बोली, आप परेशान हैं? मैंने कहा, नहीं। वो हंस पड़ी, क्या मिजाज ही ऐसा है? मैंने कहा, ये बात भी नहीं है। बोली, तो फिर कोई बात कीजिए। मैंने कहा, मैं खामोश तो नहीं हूँ। वो बोली, मेरा नाम तहजीब है, तहजीब एंड्रयू मैल्कम एक्स। इस अनोखे नाम पर मैंने चौंक कर उसे देखा। कहा, तहजीब तो कुछ अपनी तरफ का नाम है, लेकिन ये एंड्रयू मैल्कम एक्स? बोली, मेरी माँ हिंदुस्तानी थी और बाप फ्रांसीसी। मैंने कहा, आप मशरिक और मगरिब का इम्तिजाज हैं। बोली, और माफ़ कीजिएगा, आप भी अरब बाशिंदे नहीं लगते। मैंने कहा, ऐसी ही बात है। बोली, पेरिस जा रहे हैं आप? मैंने कहा, हाँ। फिर बोली, मेरा ख्याल दुरुस्त है ना, आप मकामी बाशिंदे नहीं हैं? मैंने कहा, जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है। फिर पूछा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैंने कहा, पाकिस्तान से। बोली, ओ माय गॉड, आप मुसलमान हैं ना? मैंने कहा, जी हाँ। बोली, नाम नहीं बताएंगे? मैंने कहा, अली कह सकती हैं आप मुझे। बोली, सयाह हैं, मेरा मतलब है बैरूत। मैंने कहा, यही समझ लें। खैर, वो लड़की काफ़ी बातूनी मालूम होती थी। उसका अंदाज़ गुफ्तगू भी बेहद दिलकश था, लेकिन मेरी जहनी हालत तबाह थी, इसलिए उसकी ज़्यादा पजीराई न कर सका। वो देर तक मुझसे गुफ्तगू करती रही और फिर मेरी तरफ से ज़्यादा तवज्जो न पाकर नाराज़ हो जाने के सी अंदाज में खामोश हो गई। बहुत देर तक मैं उलझा रहा। फिर मैंने जहन साफ किया। तहजीब की तरफ देखा तो वो आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले रही थी। तैयारे के तमाम मुसाफिर ही नींद के गलबे का शिकार नजर आ रहे थे। मैंने भी आंखें बंद कर ली। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि कोई चीज़ मेरे चेहरे से टकराकर फिसलती हुई मेरी गोद में आ गिरी और मैं चौंक पड़ा। मैंने गोद में पड़ी शय को देखा। एक बंद लिफाफा था। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में उसे उठाया। अंदर एक पर्चा मौजूद था। पुरतजस्सुस अंदाज में मैंने पर्चा लिफाफे से निकाल लिया। इंग्लिश में एक तहरीर लिखी हुई थी, लेकिन पहले लफ्ज पर नजर पड़ते ही मेरे हवास जाग गए। हार्वर्ड की तरफ से सलाम। अली यार खान अपने देरीना दोस्त को ना भूले होंगे। भूलने की चीज़ ना तुम्हारे लिए मैं हूँ और ना मेरे लिए तुम। हमारे दरमियान ये खेल मुझे यकीन है कि तवील अरसे जारी रहेगा। एक ज़हीन दुश्मन भी बहुत बड़ा अतिया खुदाबंदी होता है। इस बार मेरा पल्ला भारी है। तुमने तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के लिए बेशबहा कारनामे अंजाम दिए, लेकिन आज तंजीम तुम्हारी दुश्मन है। मैंने तुम्हारे लिए उन्हें नफरत का अतिया दिया है और अली यार खान, मेरा ये नया कारनामा तुम्हें यकीनन पसंद आया होगा। क्या ख्याल है? तो डियर अली, अब पेरिस में तुमसे मुलाकात होगी। फिक्र मत करो, तुम्हें कत्ल करने का कोई मंसूबा मेरे जहन में नहीं है। तुम तो मेरी दुनिया की सबसे कीमती शय हो। सुनो अली, मैं तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा अहद है। फिलहाल तुम्हें मैंने बैरूत से निकाल दिया है। कुछ अरसे पेरिस की सैर करो, फिर मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सको। तुम्हारा मुखलिस ऑलिव हार्वर्ड। जहन तारीख हो गया। शिद्दत जोश से मुट्ठियां भिंच गईं। हार्वर्ड यहूदी, तो ये उसकी चाल थी। गोया, ओ वाकई बहुत उम्दा खेल था उसका। बड़ा शानदार मंसूबा बनाया था उसने मेरे लिए। वो फ़ोन कॉल, वो हमले तंजीम ने मुझ पर नहीं करवाए थे, बल्कि ये सब हार्वर्ड की चाल थी। वो मुसलसल मेरे पीछे लगा हुआ था। एक लम्हे में दिल को एक गहरे सुकून का एहसास हुआ। तंजीम के लिए जो धुआं मेरे दिल में भर गया था वो छटने लगा। गलती हो गई। अगर अक्ल से काम लेता तो किसी से राब्ता करके इन हालात के बारे में पूछ सकता था। ये सब हार्वर्ड की चाल थी। वो मुझे तंजीम से भिड़ाना चाहता था। उसकी मुझ पर गहरी निगाह थी। वो एक एक लम्हे का हिसाब रख रहा था। यकीनन वो चाहता होगा कि मैं तंजीम के खिलाफ उठ खड़ा हूँ और वो हमारा तमाशा देखे। मैं उसकी चाल में आ गया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने ये नहीं किया था। वो फ़ोन भी तंजीम की तरफ से नहीं थे और मेरी पेरिस रवानगी में उनका कोई हाथ नहीं था। बल्कि जब हार्वर्ड ने देखा कि मैं बदस्तूर ठंडा चल रहा हूँ तो उसने मुझे पेरिस भेजने का इंतज़ाम कर दिया। हार्वर्ड, तूने जो कुछ सोचा है वो नहीं हो सकेगा। मेरी एक ही तो जान है, किसी भी वक्त जाने आफरी के सुपुर्द कर दूंगा। अपनी ज़ात को कभी अपने वतन का दुख न बनने दूंगा।
मैंने कागज लिफाफे में रख लिया। देर तक सोचता रहा, फिर मुझे ख्याल आया कि ये लिफाफा आया कहाँ से, किसने मेरी गोद में फेंका है। इसका मतलब है कि इसी तैयारे में हार्वर्ड या उसका कोई कारकुन भी सफर कर रहा है। कौन है, कहाँ है? एक लम्हे के लिए निगाह अपने नजदीक सोती हुई लड़की पर पड़ गई। ये लड़की कहीं यही हार्वर्ड की साथी न हो? मैं आंखें बंद करके उन लम्हात पर गौर करने लगा जब लिफाफा मेरी गोद में आकर गिरा था। लड़की किसी भी एंगल से उसे फेंकती, वो इस तरह नहीं आ सकता था। लिफाफा फेंकने वाला कोई और ही था, लेकिन जहाज के इतने सारे मुसाफिरों में मेरे लिए उसे तलाश करना मुमकिन नहीं था। मेरी ये कोशिश तमाशे के अलावा कुछ नहीं होती, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ था। हार्वर्ड मुझे फ्रांस ला रहा था, जहां भी वो मुझ पर हावी रहेगा और उसके साथ ही वो अपना शैतानी अमल भी करेगा। क्या मैं उसका आला कार बनूं? अब ये सूरत हाल इल्म में आ गई थी तो कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं सोचता रहा और मेरा खून खौलता रहा। अली यार खान, इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक तुम एक नाकारा शख्स साबित हुए हो। अमेरिका के इब्तिदाई दिनों में जो शो गज़ब के आलम में जो कुछ किया था, उसके बाद से अब तक कोई काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम नहीं दे सके, बल्कि एक तरह से हार्वर्ड तुम पर हावी रहा है। और इसकी वजह यह है कि तुम तंजीम की उंगली पकड़ कर चलते रहे। तंजीम से वफादारी, उसके मकासद से दिलचस्पी एक अलग चीज़ है। ये ज़रूरी तो नहीं कि तुम उससे मिलकर ही काम कर सको। दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी गोशे में तंजीम के हक़ में कोई भी कारनामा अंजाम दिया जा सकता है, और इसके लिए खुद पर भरोसा ज़रूरी है। आज से खेल बदल जाएगा। नक्शे तैयार होते रहेंगे जिन्हें तंजीम के अरकान फ़ख्रिया अपने पास रखते हैं। अली यार खान, एक बार जिंदा हो जाओ। दिमाग में अजीब सी सनसनाहट हो रही थी। वजूद में एक नया इंसान उभर रहा था। अगर ये ना हो सके, इसमें नाकाम हो जाओ, तो फिर तुम्हें हक नहीं है कि मजीद कुछ करो। इससे बेहतर होगा कि किसी गुमनाम गोशे को अपना कर खामोश बैठ जाओ। महसूस यही हो रहा था कि एक नए अली यार खान ने जन्म लिया है, बशर्ते कि ये कैफियत बरकरार रहे। तहजीब एंड्रयू मैल्कम जाग गई। सुर्ख आंखें इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि मैं देखता रह गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो अली। मैंने कहा, हेलो। वो बोली, बोर हो गए होगे? मैं तो वाकई सो गई थी। वो संभल कर बैठ गई। मैंने कहा, हाँ, खामोशी तो थी। पेरिस एयरपोर्ट पर तैयारा उतरा तो गहरे बादल छाए हुए थे। बारिश हो रही थी। कस्टम्स हाउस तक पहुंचाने के लिए खुसूसी बंदोबस्त किया गया था। तहजीब मेरे साथ चल रही थी। वो अब कुछ संजीदा सी हो गई थी। कस्टम्स हाउस के माहौल में कोई खास बात नहीं थी। सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे थे। अंदर दाखिल होते हुए तहजीब मुझसे अलहदा हो गई। कोई रस्मी अलविदाई अल्फाज भी अदा नहीं किए गए थे। मैं उसके उलझे उलझे अंदाज को महसूस कर रहा था। अगर ये खत दरमियान में न आया होता और अगर जहाज में मौजूद लोगों में से किसी की शनाख्त हो जाती और शुबा तहजीब पर न रहता, तो शायद मैं उसे बड़े खुलूस से अलविदा कहता, और मुमकिन है ये कोशिश भी करता कि उसका पता मालूम करूं, ताकि पेरिस की जिंदगी में उसका हुस्न भी शामिल हो जाए। बदले हुए अली यार खान को अब बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। कोई बेहतर मंसूबा तो तरतीब नहीं दे सका था, लेकिन आने वाला वक्त मेरे लिए एक हंगामी जिंदगी का आगाज करने वाला था। वो जिंदगी जिसमें ऑलिव हार्वर्ड को नाकों चने चबवा दिए जाएं, ऐसे मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए जाएं कि वो सोच भी न सके, और उसके लिए कोई बेहतरीन मनसूबाबंदी कर लेना मुश्किल काम नहीं था। कस्टम्स हाउस में सामान की जांच पड़ताल की जा रही थी कि दफतन कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। लोग एक जगह जमा हो गए। मैं कस्टम्स के एक बहुत बड़े हॉल के दूसरे कोने में था। तहजीब नजर नहीं आ रही थी। दफतन चंद फायर हुए और हंगामा बर्पा हो गया। लोग इधर उधर मेज़ों और कुर्सियों की आड़ लेने के लिए दौड़ पड़े। कस्टम्स के हुक्काम भी मुस्तैदी से अपने फ़राइज़ की अंजाम दही छोड़कर इस हंगामे से निमटने की तैयारियां करने लगे। मालूम ना हो सका कि क्या हुआ। हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, लेकिन बाहर कुछ गड़बड़ अब भी हो रही थी। फायरिंग की आवाज़ बाहर भी गूंजी थी। बाहर तो और ये हंगामा 2 मिनट से ज़्यादा जारी न रहा। मेगाफोन पर अंदर मौजूद मुसाफिरों को पुरसुकून रहने की हिदायत दी जा रही थी। मेरी निगाहें तहजीब की तलाश में भटकने लगी, लेकिन वो मुझे नजर न आई। पूरे हॉल में उसका कहीं पता न था। एक लम्हे के लिए मेरा जहन उसमें खोकर रह गया। तहजीब कहाँ चली गई? अभी तो मुसाफिर कस्टम्स के इब्तिदाई मराहिल से फारिग भी नहीं हुए थे। मैं भी दूसरे लोगों के साथ मिलकर उस हंगामे के बारे में मालूमात हासिल करने लगा, और जो तफसीलात मालूम हुई उन्हें सुनकर दंग रह गया। तहजीब को अगवा कर लिया गया था। लोगों के बयानात के मुताबिक वो 4 आदमी थे जो कस्टम्स हॉल के बाहर मौजूद थे। दफतन वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया जो उस तैयारे में सफ़र करके यहाँ तक पहुंची थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो तो आप ही की हम सफ़र थी, और उसके बाद कोई शुबा न रहा कि वो तहजीब ही थी।
एक कस्टम ऑफिसर और 2 पुलिस ऑफिसर लोगों की निशानदही पर मेरे पास पहुंच गए और उन्होंने मुझसे पूछा, मिस्टर, बराह करम क्या आप अपने बारे में बताना पसंद करेंगे? मैंने कहा, जी हाँ ज़रूर, मेरा नाम अली जार खान है। पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कहा, आपके कागजात, और मैंने अपने कागजात निकाल कर उनके सामने कर दिए। मेरे इर्द गिर्द एक हुजूम जमा हो गया था। ऑफिसर बोला, माफ़ कीजिएगा, आपके कागजात दुरुस्त हैं, हम उस लड़की के बारे में मालूम करना चाहते हैं। मैंने कहा, वो मेरी हमसफ़र थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे तो अंदाज़ा भी ना हो सका था कि ये वाक़या उसके साथ पेश आया है। कस्टम हाउस में दाखिल होने के बाद हम लोग अलहदा हो गए थे। उसने पूछा, वो कौन थी, क्या आप उसके बारे में तफसील बता सकते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, पेरिस ही की बाशिंदा थी, नाम तहजीब था, किसी एशियाई मुल्क से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी तफसील उसने मुझे नहीं बताई। कस्टम ऑफिसर और पुलिस के अरकान ने बड़ी नरमी और पुरअखलाक अंदाज में मुझसे मालूमात हासिल की। मेरे सामान की मुख्तसर तलाशी ली गई और उसके बाद माजरत के साथ मुझे जाने की इजाज़त दे दी गई। तहजीब के इस तरह अगवा पर जहन उलझ गया था, लेकिन दूसरे अंदाज में भी सोचा जा सकता था। पुरस्कार लड़की मुमकिन है अपनी मर्जी से यहाँ से गई हो और इस तरह उसे कस्टम्स की चेकिंग से बचाने के इंतजामात किए गए हों। अब ये मालूमात हासिल करना तो मुश्किल था कि वो अपना सामान ले जाने में कामयाब हुई है या नहीं, या फिर उसके अगवा कुनंदगान उसका इंतज़ार कर रहे थे, या फिर ये भी मुमकिन था कि उसे मेरी निगाहों से बचाने के लिए इस तरह अगवा कर लिया गया हो। न जाने क्यों जहन में ये ख्याल पुख्ता होने लगा कि वो हार्वर्ड की साथी ही थी और हार्वर्ड ये जानता था कि मैं उस पर शुबा ज़रूर करूँगा। मैं बाहर निकल आया और एयरपोर्ट के उस हिस्से में खड़ा हो गया जहाँ से बाहर का नज़ारा किया जा सकता था। सड़कें बारिश में जलथल हो रही थी, लेकिन ट्रैफिक के रश में कोई कमी नहीं हुई थी। जाहिर है यहाँ के लोग इसके आदी होंगे। अंदर कई होटलों के काउंटर बने हुए थे और उनके नुमाइंदे उनके नज़दीक मौजूद थे। यहाँ से निकलने और इब्तिदाई क़याम के लिए ये ज़रूरी था कि मैं किसी होटल से राब्ता कायम कर लूँ। चुनांचे यूं ही मैं एक काउंटर की तरफ मुतवज्जे हुआ, खूबसूरत लिबास में मलबूस एक नौजवान आदमी मेरे पास पहुँच गया। बोला, मेरा नाम जॉन रोतरे है और मैं होटल केयरसन का नुमाइंदा हूँ। केयरसन में आपको बेहतर सहूलतें मुहैया हो सकेंगी। अगर आप पेरिस में अजनबी हैं तो एक बार केयरसन को खिदमत का मौका ज़रूर दें। मैंने गर्दन हिलाई और अपनी आमादगी का इजहार कर दिया। उसने फ़ौरन ही मेरा सूटकेस मेरे हाथ से ले लिया। सूटकेस यूं ही उसके हाथ में पहुंचा, काउंटर के पीछे से एक और आदमी बाहर निकल आया और उसने उस शख्स के हाथ से सूटकेस लेकर मुझे अपने साथ आने की दावत दी। एक शानदार टैक्सी जिस पर होटल का मोनोग्राम बना हुआ था बिल्कुल नज़दीक आ गई और मैं उसमें बैठ गया। अपने अतराफ से मैं पूरी तरह बाखबर था। वो शख्स जिसने होटल के नुमाइंदे की हैसियत से मुझे खुशामदीद कहा था, ड्राइवर के नज़दीक ही बैठ गया और कार चल पड़ी। होटल केयरसन तक कोई ऐसा वाक़या पेश ना आया जो मेरे लिए तशवीशनाक या काबिल ज़िक्र होता। कुछ ही देर के बाद मैं उस खूबसूरत होटल की तीसरी मंजिल के एक कमरे में मुंतकिल हो गया। बहुत ही खूबसूरत और कुशादा कमरा था। बाहर बारिश जूं की तूं जारी थी, बल्कि पहले से भी कुछ तेज़ हो गई थी। मैं नाक़िदाना निगाहों से कमरे का जायज़ा लेने लगा। इस बात को मैंने मद्देनज़र रखा कि मुमकिन है यहाँ मेरा एक एक कदम ऑलिव हार्वर्ड की मर्जी से उठ रहा हो। मुझे एक एक लम्हा मोहतात रहना था। जो सामान मैं अपने साथ लाया था वो नुमाया हैसियत का हामिल नहीं था। सिर्फ चंद ही चीज़ें थीं जो काबिल तवज्जो थीं, यानी मेरे कागजात, ट्रेवलर चेक बुक वगैरह। उसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका तहफ़्फ़ुज़ मेरे लिए अहम होता। लिबास उतार कर दूसरा लिबास पहनने का ख्याल दिल में आया। ऑलिव हार्वर्ड की तरफ से फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं था, चूँकि मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अमल पैरा था और वो मेरी तरफ से किसी बड़ी तशवीश का शिकार नहीं था। अलबत्ता एक ख्याल बार बार मेरे जहन में आता था कि अगर ऑलिव हार्वर्ड वो ख़त इस अहमकाना अंदाज में मेरे पास ना पहुँचाता तो क्या हर्ज था। मैं कुछ और वक्त उससे लाइल्म रहता और पेरिस में अपनी मसरूफियात तलाश कर लेता। अगर लाइन से भटकता तो ऑलिव हार्वर्ड मुझ पर जाहिर हो जाता। उसने वक्त से पहले जाहिर होकर इंसानी फितरत का सबूत दिया था जो आम लोगों में होती है, यानी अपनी बरतरी का इजहार करना। ये मालूम होते ही कि अब मैं तंजीम से कट कर चल पड़ा हूँ, उसने अपनी शानदार कारकर्दगी का इजहार मुझ पर कर दिया था। मेरे ख्याल में ये उसकी हिमाकत ही थी। इसमें दानिशमंदी का कोई पहलू नजर नहीं आता था। लिबास में मौजूद तमाम चीज़ें निकाल कर मैंने मेज़ पर डाल दी। टाई की गिराह खोली, लेकिन मेज़ पर पड़ी चीज़ों पर जब निगाह पड़ी तो दफतन मैं चौंक पड़ा। ये सफ़ेद रंग के कागज़ में लिपटा हुआ एक अजीब सा पैकेट था जो मेरा नहीं था। फिर मेरे लिबास में कहाँ से आया? मैंने बेख्तियार झुककर पैकेट उठा लिया। सफ़ेद कागज़ में बहुत उम्दगी से पैक की हुई कोई चीज़ थी। यूं महसूस होता था जैसे ताश की कोई गड्डी हो, लेकिन बहुत हल्की। अलबत्ता उसके जिसामत और टटोलने से जो एहसास होता था वो ताश की गड्डी ही की तरफ इशारा करता था। मैंने रैपर फाड़ा और मेरी आंखें ये देख कर दिलचस्पी से सुकड़ गईं
कि वो ताश की गड्डी ही थी, लेकिन आम ताश से बिल्कुल मुख्तलिफ, बेहद हल्की। मैं बेख्तियार उसे खोल कर देखने लगा। अंदर बहुत ही नफीस किस्म के किसी मखसूस चीज से बने हुए कार्ड्स मौजूद थे, जिनकी तादाद का सही अंदाजा तो नहीं हो सका। 52 भी हो सकते थे, उससे कम या ज्यादा भी, लेकिन उन ताश के पत्तों पर अजीब किस्म के निशानात बने हुए थे। उनमें अल्फाज भी लिखे हुए थे और हिंसे भी। ये ताश मेरी जेब में कहाँ से आए? बहुत गौर किया, लेकिन कोई बात समझ में ना आई। इसके अलावा और कुछ नहीं समझ सका कि ये गड्डी मेरी जेब में डाली गई है। मगर ये है क्या चीज? थोड़ी देर तक मैं उसे देखता रहा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और ताश की गड्डी को एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां से अगर कोई उसे तलाश करने की कोशिश करे तो उसे न मिल सके। उसके बाद बाथरूम में दाखिल हो गया, लेकिन जहन उसी में उलझा हुआ था। गुस्ल करके बाहर आया तो कोई तब्दीली नहीं थी। मैंने एक बार फिर कमरे का बगौर जायजा लिया, एक एक चीज को बगौर उलट पलट कर देखा, इस तसव्वुर के साथ कि कोई माइक्रोफोन या ट्रांसमीटर का रिसीवर तो यहाँ मौजूद नहीं है, या फिर कोई ऐसा कैमरा जिसकी आंख मुझे देख रही हो। बज़ाहिर तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। चुनाचे किसी हद तक इत्मीनान करने के बाद मैंने एक बार फिर वो गड्डी निकाली और कार्ड्स को मेज पर फैला कर बैठ गया। तकरीबन 1 घंटे तक मगजखोरी करता रहा, लेकिन कोई बात समझ में ना आई। कार्ड्स अच्छी तरह उलट पलट कर देख लिए थे, कोई सही अंदाजा नहीं हो सका था ये मेरे पास कहां से आए, इसका कोई तज्जिया न कर सका। एक बार फिर जहन में तहजीब आई थी, क्या ये उसी की हरकत है? सिर्फ उसी को इतने मौके मयसर हुए थे कि वो कोई ऐसी हरकत कर सकती। गड्डी बिल्कुल हल्की थी, इसलिए जेब में उसके वजन का एहसास भी ना हुआ। ये मामला मुझे उलझाने के लिए काफी था, लेकिन बेहतर यही था कि जहन को उलझनों से पाक रखूं। अलबत्ता उन कार्ड्स की हिफाजत भी जरूरी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।